नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति भाषा विज्ञान। और आज का हमारा विषय है भाषाओं का वर्गीकरण। इसके दो मुख्य प्रकार हैं, एक आकृति मूलक है और एक ऐतिहासिक है, या इसी को अन्य नामों से जाना जाता है। आगे इसकी चर्चा करेंगे तो सब चीजें स्पष्ट होंगी। थोड़ी सी इसकी अगर प्रस्तावना की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस विश्व में अनेक प्रजातियां हैं। प्रजातियों से तो पशु पक्षी भी इसमें समाविष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर हम मनुष्यों की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे देश हैं और बहुत सारी भाषाएं हैं। आप ये मान लीजिए कि भाषा की अगर गणना करनी शुरू की जाए तो लगभग 3000 से ऊपर भाषाएं इस पृथ्वी पे बोली जाती हैं। अब चूंकि आज का युग एक वैज्ञानिक युग है और हर चीज का शिक्षण और परीक्षण वैज्ञानिक ढंग से होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था भाषा विज्ञान के प्रारंभ में ही कि ये बहुत प्राचीन विधा नहीं है। भाषा विज्ञान ये विषय बहुत प्राचीन विषय नहीं है, इसका उदय बहुत बाद में हुआ है। हाँ, इसमें जो चीजें हैं इनमें से बहुत सारी चीजें हम निरुक्त, व्याकरण, शिक्षा इस प्रकार के ग्रंथों से देखा करते थे, लेकिन वहां समस्या एक ही थी कि वो सभी ग्रंथ किसी एक भाषा का अध्ययन करवाते थे। और भाषा विज्ञान जब आया तो उसने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया और उसने हमें यह बताया कि भाई हमें सभी भाषाओं से परिचित होना चाहिए, बोलनी आए ना आए, लेकिन इस अध्ययन में जब ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण जुड़ा तो आप ये मान लीजिए कि भाषा विज्ञान ने एक बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे बहुत आनंद आता जब मैं इसको पढ़ता, और विशेष करके जब ये आप वर्गीकरण पढ़ेंगे तो आपको व्याकरण के विद्यार्थी जो हैं उनको भी, साहित्य के विद्यार्थी उनको भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अत्यंत आनंद देंगी। तो वैज्ञानिक आधार पे जब हम भाषाओं का अध्ययन करते हैं ना तो बड़ी सुविधा हो जाती है। अब वर्गीकरण का काम क्यों हुआ, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, तो हम कुछ भाषाओं को जब हम उनका अध्ययन करते हैं या उनके बारे में जानना चाहते हैं तो वर्गीकरण के आधार पे उनको जानना समझना आसान हो जाता है, पढ़ना भी आसान हो जाता है। अब ये पहले वर्गीकरण जब हुआ करता था तो वो तो देश, जाति, धर्म इन सब का आधार लेकर के हुआ करता था। अब आप मान लीजिए कि देश, जाति और धर्म के आधार पर अगर वर्गीकरण होगा तो वो वर्गीकरण तो सटीक नहीं हो सकता है। आप जो भाषा बोलते हैं, पंजाब से लेकर के बहुत सारे पाकिस्तान के प्रांत ऐसे हैं जहां वही हिंदी बोली जाती है, थोड़ी परिवर्तित हो गई हो, जबकि पाकिस्तान एक अलग देश है आज की तारीख में। और अगर आप आंध्रा में चले जाएंगे, तमिल में चले जाएंगे तो वहां तमिल भाषा बोली जाएगी, वहां तो हिंदी नहीं इस प्रकार से बोली जाती है, यानी वहां की जो भाषा है वो इस प्रकार की नहीं है। अब अगर देश के आधार पे आप वर्गीकरण करें तो ये बड़ा ही कठिन समस्या है। तो इस प्रकार के जो वर्गीकरण थे वो बड़े ही अनुपयोगी सिद्ध हुए, इसलिए विद्वानों ने थोड़ी चर्चा विचारणा की और आज जो वर्गीकरण पाए जाते हैं उनके मुख्य दो आधार हैं या दो प्रकार हैं। आधार तो नहीं, आधार तो बहुत सारी चीजों को बनाया जाएगा,
उसके मुख्य दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है आकृति मूलक या रूपात्मक वर्गीकरण भी हम इसको कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, या दूसरा वर्गीकरण जो है पारिवारिक या ऐतिहासिक वर्गीकरण है। तो हमने ऊपर कहा था कि आकृति मूलक और ऐतिहासिक, तो आकृति मूलक को रूपात्मक वर्गीकरण भी कहते हैं और पारिवारिक ऐतिहासिक वर्गीकरण है उसको पारिवारिक वर्गीकरण भी कहते हैं। अब आज देखिए कितनी चर्चा हो पाती है। आकृति मूलक वर्गीकरण पहला है, पहले इसी की चर्चा करें। इसको रूपात्मक वर्गीकरण क्यों कहा जाता है, इसको वाक्यात्मक वर्गीकरण भी कहते हैं, इसको पदात्मक वर्गीकरण भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं। देखिए, शब्दों और पदों की रचना का जो आधार होता है उसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं। कोई भी शब्द जो बनता है उसमें एक प्रकृति होती है, एक प्रत्यय होता है, कभी उपसर्ग भी लग जाता है, और ये तत्व जब मिलते हैं ना, प्रकृति और प्रत्यय, तो एक शब्द की संरचना होती है। कोई भी शब्द हो, राम है तो रम रमणे धातु है, और उसके बाद जो भी प्रत्यय होगा उससे राम शब्द बनेगा। ऐसे आप किसी भी शब्द को ले लें, किसी में आगे उपसर्ग और लग जाता है, क्रिय करने धातु, सम उपसर्ग है, संस्कृत शब्द के लिए प्रत्यय लगाइए, संस्कृत शब्द बनेगा। तो ये जो भी प्रत्यय और प्रकृति हैं, इनको आधार बना करके जो वर्गीकरण किए गए वो आकृति मूलक वर्गीकरण कहे। यानी आकृति मूलक वर्गीकरण में शब्द में पाए जाने वाली प्रकृति और उसमें लगने वाले प्रत्ययों के आधार पे इनकी ग्रुप बनाए गए। देखिए, एक ही मूल प्रकृति हो या जिसको हम धातु कहते हैं, संस्कृत में अगर बात करें जिसको हम धातु कहते हैं, उसमें अलग अलग प्रत्यय लगने के बाद उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, उसके अलग अलग शब्द बन जाते हैं, लेकिन लाक्षणिकता सबकी एक जैसी। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत है, संस्कृति है, संस्कार है, ये जो आगे सम उपसर्ग लगा और क्री धातु रही, ये तीनों में कॉमन है। तो इनके अर्थों में भी वो श्रेष्ठता, भाषा में श्रेष्ठ है, व्यवहारों में श्रेष्ठ या क्रियाकलापों में श्रेष्ठ है। तो संस्कृत, संस्कृति और संस्कार, तो सब जगह वो श्रेष्ठता, क्योंकि आगे सम उपसर्ग है, क्रिय करने धातु एक ही प्रकार के, प्रत्यय अलग अलग लगे और अलग अलग प्रत्ययों से अलग अलग शब्द बन जाते हैं। इन्हीं प्रत्ययों का दूसरा नाम, जैसा कि हम आप जानते हैं, रूप है। यानी प्रत्यय लगने के बाद रूप बदलता है। मैंने कहा कि सम उपसर्ग क्रिय धातु संस्कृत में भी है, सम उपसर्ग क्रिय धातु संस्कृति में भी है, सम उपसर्ग क्रिय धातु संस्कार में भी है। तो तीनों शब्द अलग अलग क्यों हुए, तीनों रूप अलग अलग क्यों हुए? क्योंकि जो प्रत्यय लगा वही इसके रूप में परिवर्तन लाता है। तो ये जो प्रत्यय लगने के बाद इसका रूप बदलता है, इसलिए प्रत्यय को आप रूप कह सकते हैं। और ये रूप का बड़ा महत्व है, इसलिए इसको आकृति मूलक को रूपात्मक वर्गीकरण भी कहा जाता है। आकृति मूलक वर्गीकरण या रूपात्मक वर्गीकरण, ये इसका जो दूसरा नाम है वो इसी आधार पे इसको मिला है। ठीक है ना। अब चूंकि कई जगह ये आकृतियां जो है ना वो इस प्रकार की होती हैं। हमारे यहाँ तो शब्द अलग है, हमारे यहाँ कारक अलग है, यानी सुबंत अलग है, तिगंत अलग है। कई जगह सुबंत तिगंत इकट्ठे हो जाते, पता ही नहीं चलता इसमें सुबंत क्या है तिगंत क्या है, यानी क्रिया क्या है कारक क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो आकृति मूलक में तो सभी भाषाओं का जब आप अध्ययन करने बैठेंगे ना, तो बहुत सी भाषाएं ऐसी हैं कि जिनमें सब कुछ इकट्ठा हो जाता है,
यानी एक ही शब्द जो है वो पूरा पद भी बन जाता है या पूरा वाक्य भी बन जाता है। इसलिए कई जगह पे इसको पदात्मक या वाक्यात्मक वर्गीकरण भी कहा गया है। तो आकृतिमूलक वर्गीकरण बराबर रूपात्मक वर्गीकरण बराबर पदात्मक वर्गीकरण बराबर वाक्यात्मक वर्गीकरण, सब एक ही हैं। आप इस चीज को समझिए। अब जब हम आकृतिमूलक वर्गीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले इस वर्गीकरण को दो विभागों में बांटा जाता है। यानी दो प्रकार के वर्गीकरण, या सारी भाषाओं को आप ये कह सकते हैं कि दो भागों में बांटे। एक है अयोगात्मक भाषाएं, एक है अयोगात्मक भाषाएं और दूसरी है योगात्मक भाषाएं। अयोग जो भाषाएं अलग 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 अलग, ये अयोगात्मक भाषाएं। और जो संश्लिष्ट होती हैं, अभी योगात्मक भाषाएं, इसी शब्द का हम प्रयोग करें क्योंकि इसके बहुत सारे प्रकार हो जाएंगे, प्रश्लिष्ट, श्लिष्ट, अश्लिष्ट, तो वो सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन अयोगात्मक और योगात्मक के बीच का अंतर सबसे बड़ा है, वो ये है कि अयोगात्मक में प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग रहते हैं और योगात्मक में प्रकृति और प्रत्यय एकत्रित होते हैं। समझ गए ना आप? अयोगात्मक यानी प्रकृति और प्रत्यय जहां अलग अलग रह जाएं, वहां अयोगात्मक भाषा है, और जहां प्रकृति और प्रत्यय एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करें वहां योगात्मक भाषा है। जैसे हमारी संस्कृत योगात्मक भाषा है। भू धातु है, ती प्रत्यय हुआ और उससे भवती शब्द बना। आप भू को अलग और ती को अलग नहीं रखते, भूति ऐसा कोई शब्द नहीं बनता है, ऐसा कोई पद नहीं बनता है। तो यहां रामसु से रामः बना, राम सु प्रत्यय हुआ सुबंत का, तो रामसु अलग अलग नहीं पढ़ा जाता है। रामः सु को विसर्ग हो गया। रामेशु में भी रामेशु, राम और जो अंतिम सप्तमी विभक्ति का जो प्रत्यय होता है, क्या होता है सप्तमी विभक्ति का प्रत्यय? हाँ, तो वो जो प्रत्यय होता है सौ जस्मौट छष्टाभ्याम विस न्यभ्याम विस नसिभ्याम विस नसकोसा दीनो सुप, ये जो अंतिम प्रत्यय सुप है, इस सुप का सु राम सुप अलग अलग दिखाई दे तो अयोगात्मक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, रामेशु बनता है। तो ये योगात्मक भाषा है। चलिए, तो दो प्रकार हुए, एक अयोगात्मक एक योगात्मक। संस्कृत हम पढ़ें इसलिए योगात्मक का उदाहरण दे दिए, अयोगात्मक जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। अब जो योगात्मक भाषा है, इसके प्रकार और भी हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि एक अश्लिष्ट होगी जिसमें प्रकृति प्रत्यय एकदम मिक्स नहीं हो जाते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, साथ रखे जाते हैं लेकिन अलग अलग दिखाई देते हैं। एक श्लिष्ट होती है जिसमें विभक्तियों की इतनी प्रधानता होती है कि वो प्रत्यय बिल्कुल जैसे हमारी संस्कृत भाषा है। एक प्रश्लिष्ट भाषा होती है जिसमें विभक्ति और प्रत्यय सब ऐसे घुल मिल जाते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता है कि इसमें धातु क्या है और इसमें विभक्ति क्या है और इसमें क्या है। तो योगात्मक भाषाओं के तीन प्रकार हमने कहे यहाँ पे, एक अश्लिष्ट, एक है श्लिष्ट और एक है प्रश्लिष्ट। तो हमने एक देखी अयोगात्मक भाषा और फिर एक देखी योगात्मक, और योगात्मक के तीन प्रकार देखे। अब थोड़ा अयोगात्मक के कुछ उदाहरण और कुछ चर्चा पहले उसकी कर लें। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि अयोगात्मक भाषाएं वो हैं जहां पे प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग कार्य करते हैं। अब आप कहेंगे कि जब प्रकृति से प्रत्यय अलग रहेगा तो उसका अर्थ कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे हमने रामः कहा तो ये प्रथमा विभक्ति है, कर्ता के संदर्भ में है, लेकिन हमने कहा कि रामाय तो यहाँ संप्रदान है, चतुर्थी विभक्ति है, तो वो संप्रदान के अर्थ में है। हमने कहा रामात तो अपादान है,
हमने कहा रामस्य तो संबंध है, तो यहां जब प्रत्यय लगता है तो हम उसके कारक को समझ पाते हैं कि ये क्या है और क्या नहीं है। लेकिन अगर प्रत्यय अलग ही बना रहेगा तो आप इस चीज को समझेंगे कैसे, ये एक प्रश्न तो खड़ा होता है। तो अयोगात्मक वर्ग की जो भाषाएं होती हैं वो निरवयव होती हैं, धातु प्रधान होती हैं, एकाक्षर प्रकार की होती हैं। भाषा विज्ञान विदों ने जब इनकी चर्चा की तो अयोगात्मक भाषाओं में उन्होंने चीन है और कुछ भाषाओं को रखा है, उसकी चर्चा करेंगे। पहले थोड़ी विशेषताएं देख लें। अयोगात्मक वर्ग की भाषाओं के वर्णों में सभी शब्द स्वतंत्र होते हैं। जैसा मैंने कहा कि राम और शुप है तो राम भी स्वतंत्र होना चाहिए और शुप भी स्वतंत्र होना चाहिए। या राम और टा है, टाभ्याम भिस यानी तृतीय विभक्ति का टा लगा तो राम की स्वतंत्र सत्ता होनी चाहिए और टा की स्वतंत्र सत्ता होनी चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ तो रामायण बन जाता है। तो यहाँ पे सभी शब्द स्वतंत्र होते हैं। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत में रूप चलते हैं जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था कि रामः रामौ रामा होते हैं, या द्वितीया में रामम रामौ रामान होता है। और यहाँ ऐसे कोई रूप नहीं चलते हैं, क्योंकि जब शब्द अलग है और प्रत्यय अलग है तो रूप चलने का तो प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि प्रत्यय उसके साथ जुड़े तब तो रूप चले। आगे कहते हैं कि प्रकृति प्रत्यय का योग नहीं होता, वो कहीं एकत्रित नहीं होते हैं। इन भाषाओं में रूपत्व का काम, तो आप कहेंगे कि वाक्य रचना कैसे बनेगी? तो स्थान, निपात और सुर, ये तीन चीजें इसमें महत्वपूर्ण हैं। फिर से समझ लीजिए, जो अयोगात्मक भाषाएं हैं यहां पे सभी शब्द स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, यहां कोई रूप नहीं बनते हैं संस्कृत की तरह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाक्य रचना के समय पे भी प्रकृति और प्रत्यय एकत्रित नहीं होते हैं, वो अपने अपने अलग अलग स्थान पे रहते हैं। लेकिन किस स्थान पे कौन सा प्रत्यय कब लगाया गया, किस निपात का प्रयोग किया गया और उसको किस सुर में बोला गया है, इसके आधार पे उसके अर्थ तय होते हैं। क्योंकि भाषा का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो तो व्यवहार करना है, और व्यवहार में हर छोटी बड़ी बात कही जाती है। तो कैसे वो बात स्पष्ट होगी भाई वाक्य रचना में? जैसे हमारे यहाँ आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना सभी चीजें हैं, और कर्ता कर्म क्रिया सभी चीजें हमारे यहाँ होती है, ऐसे वहां भी तो सारी चीजें हैं। तो वो सब चीजें कैसे काम करेंगी? तो उन्होंने ये कहा कि भाई इसके लिए आप किस स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं। जैसे संस्कृत के लिए तो बड़ी हमको आपको मालूम है कि उसका वैशिष्ट्य है। आप कहीं भी किसी को भी किसी भी जगह को उपयोग कर लीजिए। रामः पुस्तकम पठति कर दीजिए, आप पठति पुस्तकम रामा कर दीजिए, पुस्तकम पठति रामा कर दिए, पुस्तकम रामा पठति कर दीजिए। आप किसी भी तरीके से एक ही वाक्य को लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो। लेकिन अगर आप हिंदी में यही वाक्य रचना करते हैं, गुजराती में ये वाक्य रचना करते हैं, अपनी किसी प्रादेशिक भाषा में ये वाक्य रचना करते हैं, इंग्लिश में ये वाक्य रचना करते हैं, तो वहाँ कर्ता कर्म और क्रिया का एक स्थान निश्चित होता है कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा कि राम पुस्तक पढ़ता है। अगर हम करते हैं कि पुस्तक पढ़ता है राम, तो वाक्य बराबर नहीं बनता है। तो यहां पे भी जो अयोगात्मक भाषाएं होती हैं उनमें प्रत्येक शब्द का और उसका एक बड़ा ही निश्चित स्थान होता है। आप कहाँ किसको आगे पीछे अगर कर दिया ना तो पूरा अर्थ बदल जाएगा। हम तो फिर भी अगर ये कहते हैं कि पुस्तकम पठति रामा की जगह पे हम हिंदी में भी कहते हैं कि पुस्तक पढ़ता है राम, तो इसमें वाक्य रचना गलत है, व्याकरणिक अशुद्धि है, लेकिन अर्थ तो यही निकलेगा कि पुस्तक पढ़ता है राम, कि राम पुस्तक पढ़ता है। हाँ, कुछ वाक्य ऐसे हो सकते हैं, कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं कि वहां पे आपको नहीं मालूम पड़े। किसी का नाम किरण है
तो आप जानते हैं कि किरण कुमारी भी हो सकती है और किरण कुमार भी हो सकता है। अब अगर आप कहते कि किरण जाता है तो आपको मालूम पड़ेगा कि किरण पुरुष है, और आप कहते कि किरण जाती है तो आप कहेंगे कि वो लड़की की बात हो रही है। आप संस्कृत में कीजिए तो क्या करेंगे? शब्द नाम किरण है तो आप उसको कैसे बदल के स्त्रीलिंग में कर देंगे? किरणा करेंगे क्या? है? कमलेश नाम है तो उसके रूप आप कैसे स्त्रीलिंग में चलाएंगे? तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा निशानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी की तरह संस्कृत में नहीं होता है कि जाती है अलग और जाता है अलग। यहाँ तो गच्छति का ही प्रयोग होगा। सीता गच्छति, रामः अपि गच्छति, है? तो गच्छति क्रिया तो एक ही जैसी है। हमारे गुजराती में भी ऐसे होता है कि क्रियापद एक ही होता है। तो वाक्य रचना में जिस प्रकार से हमारे यहाँ चलता है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो एक एक चीज महत्वपूर्ण है। तो अर्थ और क्रिया का संबंध स्थान और स्वर से तय किया जाएगा। यानी कौन कहाँ पे है, तो ये अर्थ है, यानी ये उद्देश्य है, और ये इसका विधेय है, ये वो कहना चाहते हैं, ये उसकी क्रिया है। स्थान के आधार पर तय होगा और स्वर के आधार पर तय होगा। चलिए हम स्थान के आधार पे जो बात होती है, एक उदाहरण अगर इसका देखें। हाँ, पहले थोड़ी चर्चा कर लें कि अयोगात्मक भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो इसमें जैसा मैंने कहा था कि चीनी, चीन के साथ सूडानी है, तिब्बती है, वर्मी है, श्यामी है। इन भाषाओं का समावेश अयोगात्मक भाषाओं में होता है। तो स्थान के आधार पे अर्थ कैसे बदलते हैं, इसको अगर हम देखें तो गोमतानी आधा ना है, गो के आगे लगता है। आधा ना और गो, गा के ऊपर हो की मात्रा, नुगो, नुगो ता नी, तीन ही वर्ड हैं। नुगो ता नी, तीनों अलग अलग लिखे जाए। अयोगात्मक है यानी कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। मैं मारता हूं तुम्हें, ये इसका अर्थ होता है कि मैं मारता हूं तुम्हें। अब देखिए, नुगो जो था ना, उसका अर्थ था मैं, और नी का अर्थ था तुम्हें। अगर आप इसको उल्टा लिख देते हैं, नीतांगो, पहले क्या था, नुगो ता नी, अगर आप लिख देते हैं नीतांगो, तो नी का अर्थ हो गया तुम, मारता हूं की जगह हो गया मारते हो, और नुगो जो था जिसका अर्थ मैं था, उसका अर्थ हो गया मुझे। पूरा वाक्य बदल गया। आप कहते हैं ता लेन, ता लेन, तो इसका ता का अर्थ है बड़ा, लेन का अर्थ है आदमी। लेनता अगर आप कर देते हैं तो आदमी बड़ा हो जाता है, बड़ा आदमी और आदमी बड़ा। देखिए, जिन भाषाओं से बहुत परिचित नहीं है उनके बहुत सारे उदाहरण नहीं दे सकते हैं। एक दो उदाहरण तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं और उनको समझ पाते हैं, समझा पाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ नगो ता नी, तीनों वर्ड अलग अलग। नी ता नगो, अगर एक जगह लिखा कि मैं मारता हूं तुम्हें, आपने बिल्कुल ना किसी मात्रा का अंतर किया, खाली स्थान बदले और अर्थ हो गया कि तुम मारते हो मुझे। तो जो निगो का अर्थ मैं था वो मुझे हो गया, जो नी का अर्थ तुम्हें था वो तुम हो गया, बदल गया। चलिए, निपात का प्रयोग जब होता है तो कैसे, जैसा कि हम आप जानते हैं निपात के बारे में कि निपात क्या होता है, कोई ऐसा शब्द जो अपने अर्थ को नहीं भी कहता है और किसी खाली जगह की पूर्ति के लिए हमें उसकी जरूरत पड़ती है, हम उसको रख देते हैं, इसको निपात कहा गया है।
आपको वेदों में कई ऐसे शब्द मिलते हैं, कई ऐसे वर्ण मिलते हैं जिनका पाद पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। एक छंद है और छंद नहीं बन रहा तो एक इस प्रकार का वर्ण डाल दिया जाता है। तो एक निपात का उदाहरण अगर हम देखें तो छी ह, चा के बाद छा जो आता है उस पर छोटी की मात्रा और ह छी है, ये निपात है। अब कहीं पे तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है और कहीं इसका अर्थ होता है। तो ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति में निपात जो है वो खाली जगह पे भी काम करता है और कई बार इस निपात का प्रयोग जो है ना स्वतंत्र के साथ साथ सहायक वर्ण के रूप में भी होता है, जो अपने गौण अर्थ को व्यक्त करता है, जो अर्थ वास्तव में उसका नहीं होता है। एक वाक्य है मुंह छिह सु, आधा ता और सु, सुओजस का सु, मुंह छिह सु। हमें तो आदत नहीं है ना ली जिंगपिंग है, तो अपन को तो इस प्रकार की आदत नहीं होती कि इस प्रकार के नाम हो या इस तरीके से बुलाते हो हम लोग। सांग फूंग कु है, कुछ भी नाम हो सकता है, कुछ भी अर्थ हो सकता है जो हमें नहीं मालूम है। हाँ, वही कह रहे, चिंग पिंग भी हो सकता है, पिंग चिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां कहते हैं मुंह छियत सु, हम तो मतलब अलग अलग उच्चारण भी नहीं करते हैं। मुंह छिय सु, माता का पुत्र, तो मुंह का अर्थ हुआ माता, छी यहां का संबंध का वाचक हो रहा है और आधाता और सु का अर्थ होता है पुत्र। अब देखिए छिए एक निपात में भी इसका प्रयोग होता है और यहां पे वो कारक जो संबंध कारक है कि माता का पुत्र, उस संबंध को भी व्यक्त करता है। तो वास्तव में छी जो है वो अपने स्वतंत्र रखता है, उसका एक अर्थ होता है जाना, एक उसका अर्थ है वह। अब आप कह दिए कि एक ही छी शब्द है, उसका अर्थ जाना भी है और उसका अर्थ वह भी है, तो वही है कि प्रयोग किस तरीके से हो रहा है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि सा ते ता, तो ते स्त्रीलिंग द्विवचन में भी आता है, और सह तो ते पुरुष है तो ते पुल्लिंग बहुवचन में भी आता है। तो आप क्या कहेंगे, ते गच्छता कि ते गच्छन्ति, क्या करेंगे, दोनों ही वाक्य सच है। लेकिन अगर ते गच्छता लिखा है तो आप समझेंगे कि दो लड़कियों की बात हो रही है या दो स्त्रीलिंग की बात हो रही है, और अगर ते गच्छन्ति लिखा है तो बहुवचनांत पुरुष की बात हो रही है। इस तरीके से आप उसके अर्थ को निकाल लेते हैं। ऐसे यहाँ भी एक ही जो शब्द है उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि उन छी का अपना स्वयं का अर्थ है जाना, स्वयं का एक दूसरा अर्थ है वह, और एक जगह पे इसका उपयोग संबंध कारक के रूप में भी होता है। तो इस प्रकार से निपात जब आकर के जुड़ते हैं ना, तो वो भी शब्दों के अर्थों को या वाक्य के अर्थों को निर्धारित करते हैं। अयोगात्मक भाषाओं की बात चल रही है। अब देखिए सुर का बड़ा महत्व है यहाँ पे। संस्कृत वाले हैं इसलिए हम जानते हैं कि स्वराघात का बड़ा महिमा होता है। इंद्र शत्रु वर्धस्व, इसको आप जानते हैं कि खाली स्वराघात की वजह से जिस मंत्र के या जिस यज्ञ से इंद्र का विनाश होना चाहिए था, उससे इंद्र की वृद्धि हुई और शत्रु का विनाश हो गया। इसी प्रकार से यहां होता है, एक शब्द है क्वेई, तो क्वे के साथ अगर ह्रस्व ई है, क्वेई मान लीजिए, तो उसका उच्चारण अगर आप ह्रस्व कर रहे हैं तो उसका अर्थ होता है दुष्ट, क्वेई। लेकिन अगर आप क्वेई बोल रहे हैं तो इसका अर्थ होता है
देखिए थोड़ा मैं उल्टा बोल गया। अगर आप क्वेई लिखा तो वो वही ई है, रस्व ई ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर उसका आप उदात्त उच्चारण कर रहे हैं तो उसका अर्थ होगा दुष्ट, और अगर आप उसका नीचा यानी अनुदात्त उच्चारण कर रहे हैं तो वही क्वेई शब्द का अर्थ होगा सामान्य। अब देखिए एक ही क्वेई है, आप बोलने में, जैसे मेरा नाम है हरि निवास, तो इसमें जो हरि है ये किसका वाचक है? तो विष्णु का वाचक है, भगवान का वाचक है। लेकिन अगर ह्रस्व ई है तो अगर ये ई दीर्घ हो जाए और हरि कहा जाए तो उसका अर्थ बंदर हो जाता है, उसका अर्थ सर्प हो जाता है, उसका अर्थ मेढक हो जाता है, उसका अर्थ जो है बहुत सारे, सरोवर भी इसका अर्थ होता है। तो हरि शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। लेकिन अगर आप हरि रखते हैं तो ठीक है, अगर आप हरि कर देते हैं तो अर्थ बदल जाएंगे। लेकिन यहाँ तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई की बात है। यहाँ तो स्वर तो ह्रस्व ही है, लेकिन उसको बोलने की स्टाइल उदात्त या अनुदात्त है। उच्चारण ऊंचा अथवा नीचा होता है, और उच्चारण ऊंचा है तो उसका अर्थ है दुष्ट, और उच्चारण नीचा है तो उसका अर्थ है सामान्य। तो ये सुर का बड़ा महिमा है यहाँ पे, इस चीज को हमें समझना चाहिए। तो जो अयोगात्मक भाषाएं हैं इनमें स्थान का महिमा है, इनमें निपात का महिमा है, और इनमें सुर का महिमा, और इन तीनों के आधार से ही इनकी वाक्य रचनाएं हुआ करती हैं। तो ये तो थी अयोगात्मक भाषाओं की चर्चा। अब योगात्मक भाषाओं की चर्चा अगर हम करें हैं तो इसके हमने 3 प्रकार कहे थे। कौन कौन से हैं? एक है अश्लिष्ट, और एक है श्लिष्ट, और एक है प्रश्लिष्ट। अब पहले तो जो योगात्मक की चर्चा है वो हम कर चुके हैं, लेकिन फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ प्रकृति और प्रत्यय दोनों मिलकर के शब्द की रचना होती है। यहाँ प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग नहीं रहते हैं। सबसे मूल जो अंतर है योगात्मक और अयोगात्मक का, कि यहाँ प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग नहीं रहते हैं। प्रकृति और प्रत्यय मिलेंगे और अवश्य मिलेंगे, तभी इनको योगात्मक कहा जाता है। इसके 3 प्रकार हैं। एक अश्लिष्ट है जिसमें प्रकृति और प्रत्यय इकट्ठे तो होंगे लेकिन दोनों अलग अलग आपको दिखाई देंगे। जैसे एक शब्द है अतलर, तो अत है और लर है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब इकट्ठे होते हैं तो भी अतलर फिर भी अलग ही रहते हैं। जैसे हम कई बार समास में एक शब्द लेते हैं जिसको हम कौन सा समास कहते हैं? अलुक समास कहते हैं। युधि स्थिरा, और इससे एक युधिष्ठिर शब्द बनता है। युधि सप्तमी विभक्ति है, और स्थिरा जो विभक्ति है युधिष्ठिरा में वो वही का वही बना रहता है। तो देखिए युधि और स्थिर दोनों इकट्ठे भी हो गए, समासित पद भी हो गया, फिर भी अपनी अपनी विभक्तियां अपने स्थान पर बनी गई। तो इसी प्रकार से जब कोई प्रकृति और प्रत्यय इकट्ठे तो होते हैं लेकिन अलग अलग देखे जा सकते हैं, तो इसको अश्लिष्ट योगात्मक भाषा कहा जाता है। दूसरा प्रकार है इसका श्लिष्ट योगात्मक, जो उसमें मिलता है और इससे जो प्रकृति होती, जो धातु होती, उसके भी रूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे भू धातु से ती प्रत्यय लगा तो भूति नहीं बनता है, भवती हो जाता है। तो भू का भवती होना यानी ती प्रत्यय तो बना रहा, लेकिन भू का भव हो गया और भवती बना। हमने कहा कि राम और शुभ प्रत्यय लगा, लेकिन बना क्या? रामेशु। तो राम शब्द में भी परिवर्तन आया, सिर्फ शुभ का मूर्धन्य शु हुआ ऐसा नहीं है। तो ये जो परिवर्तन आते हैं ना, इसको हम क्या कहेंगे? श्लिष्ट योगात्मक। जो भाषाएं जुड़ती हैं एक दूसरे के साथ, और कैसे जुड़ती हैं कि एक दूसरे के ऊपर उनकी इम्पैक्ट पड़ती है। जैसे मैंने कहा था कि अतलर जो है ना, उसमें अत अपनी जगह रहा, लर अपनी जगह रहा, खाली दोनों को एकत्रित करके लिख दिया गया युधिष्ठिर की तरह से। तो ये अश्लिष्ट योगात्मक थी।
लेकिन जब हम भू और ती से भवती बनाएं या राम से रामेशु बनाएं तो ये श्लिष्ट योगात्मक भाषा हुई। आप इस चीज को समझ लें। अब एक है प्रश्लिष्ट योगात्मक। अब इसकी स्थिति तो किस प्रकार की हो जाती है कि बिल्कुल आपको यही नहीं मालूम पड़े कि इसमें प्रकृति क्या है और इसमें प्रत्यय क्या है। तो जब आप को प्रकृति और प्रत्यय इतने मिक्सअप हो जाएं, जैसे हम भवती में फिर भी ये कह देते हैं कि भू धातु है और ति प्रत्यय है, लेकिन अगर आपको यही नहीं मालूम पड़े कि इसमें धातु कौन है और प्रत्यय कौन है, तो आप ये कहेंगे कि प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा है। एक बड़ा ही प्रसिद्ध शब्द है हमारे यहां, जिगमिषति। क्या अर्थ होता है इसका? सभी संस्कृत के विद्यार्थी हैं। जिगमिषति, जानने की इच्छा रखता है। ठीक है ना? गंतुम इच्छति इति जिगमिषति, जाना चाहता है, जाने की इच्छा रखता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? जिगमिषति। अब देखिए, इसमें कर्ता भी आ गया और इसमें कर्म भी आ गया और इसमें क्रियापद भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो ये एक प्रश्लिष्ट योगात्मक का उदाहरण बन जाता है संस्कृत में से, कि ना तो आपको इसमें ये पता है कि कर्ता कैसे हुआ और ना आपको ये पता है कि इसमें क्रियापद क्या है, ना आप देखिए, हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं, इसलिए हमें उसमें सब कुछ मालूम है। ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं मालूम है, लेकिन मेरा ये कहना है कि सामान्य व्यक्ति अगर एक जिगमिषति शब्द पढ़ता है और उसके सामने आप अर्थ लिख देते हैं कि इसका अर्थ हुआ जाने की इच्छा रखता है, तो भैया ये सब कुछ इसमें एक ही शब्द में इतना सब कुछ आ कैसे गया? ये पूरा वाक्य एक ही शब्द में कैसे समाहित हो गया? ये एक प्रश्न उसके मन में। तो उसके लिए ये प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा हो जाएगी। ठीक है ना? अगर हम हिंदी से ही और संस्कृत से अगर उदाहरण देखें तो जैसे अश्लिष्ट योगात्मक जिसकी हमने पहले बात की थी, अतलर शब्द बताया था, ऐसे लिए हमारे यहाँ होता है विनम्रता है, तो विनम्र शब्द से ता प्रत्यय होकर विनम्रता बनता है। घनत्व है, घन से त्व प्रत्यय होकर घनत्व बनता है। तो ये क्या है? प्रत्यय अलग दिख रहा है और उसका जो प्रकृति है वो अलग दिखाई दे रही है। लेकिन यही जब हम भवती बताया वो हो जाए तो ये श्लिष्ट योगात्मक हो जाएगी, और जैसा कि हमने जिगमिषति में कहा ये प्रश्लिष्ट योगात्मक हो जाएगी। लेकिन ये तो हमने संस्कृत में से उदाहरण दे दिए। अब थोड़ी चर्चा अगर हम करें तो थोड़ी चर्चा कुछ भाषा परिवारों के साथ इसकी करते हैं। तो ये कहते हैं कि यूराल, अल्ताई, द्रविड़ जो भाषाएं हैं वो प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं हैं। ये कैसी भाषाएं हैं? प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं हैं। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं आता है। मुंडा भाषाएं जो हैं, ये मुंडा भाषा कहाँ बोली जाती है आपको पता है? मुंडा भाषा कहाँ की भाषा है? हाँ जी, किसी ने जवाब तो दिया लेकिन पहुंचा नहीं मुझ तक। हमारे यहाँ भारतवर्ष में ये भाषा बोली जाती है। हाँ, ये देखिए, आपके यहाँ जो झारखंड है वहाँ ये भाषा है, संथाली भाषा बोली जाती है वहाँ पे। तो ये आदिवासी एक भाषा परिवार है, तो वहाँ की भाषाएं इस प्रकार की हुआ करती हैं। चलिए थोड़े हम उदाहरण देखते हैं। तुर्की भाषा का शब्द जो मैंने आपसे अतलर कहा था, तो वहाँ अत का अर्थ होता है घोड़ा और लर का अर्थ होता है बहुवचन है ये, तो अतलर यानी घोड़े। अगर आप अत कहते हैं तो उसका अर्थ है घोड़ा, और अगर आप अतलर कहते हैं तो उसका अर्थ होता है घोड़े। तो दोनों अलग अलग हैं प्रत्यय। इससे तो इसके उदाहरण सब देख लिए। अब मैं अलग से फिर से इनके सारे उदाहरण नहीं बता रहे, नहीं बहुत देर हो जाएगी।
अब ये जो प्रत्यय लगते हैं, जो योगात्मक भाषाएं हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके 3 प्रकार आपको बताए, एक अश्लिष्ट, एक श्लिष्ट और एक प्रश्लिष्ट। अब ये जो प्रत्यय लगते हैं, ये प्रत्यय पुरा प्रत्यय प्रधान, मध्य प्रत्यय प्रधान, पर प्रत्यय प्रधान और पूर्वांत योगात्मक प्रत्यय प्रधान, इस प्रकार के इसके प्रकार हो सकते हैं। जब हम योगात्मक भाषाओं की बात कर रहे हैं तो यहाँ प्रत्यय तो जुड़ेगा, लेकिन कभी वो प्रत्यय आगे लगता है किसी जगह पे, किसी जगह वो प्रत्यय बीच में लगता है, किसी जगह वो प्रत्यय पीछे लगता है। तो कहाँ प्रत्यय लग रहा है, इस प्रकार से पुरा प्रत्यय प्रधान पूर्व योगात्मक कही जाएंगी, मध्य प्रत्यय प्रधान मध्य योगात्मक कही जाएंगी और अंत प्रत्यय प्रधान को अंत योगात्मक कहा जाएगा। और जो पूर्व और अंत दोनों में पाए जाते हैं उसको पूर्वांत योगात्मक भाषा कहा जाएगा। प्रीफिक्स, इनफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स सफिक्स, ये इसके नाम हो जाएंगे। इंग्लिश में अगर हम देखें तो पूर्व योगात्मक भाषाएं जो हैं, अगर इनकी चर्चा करें तो इन भाषा परिवार में वंतु, वांटू भी बोलते हैं, भाषाओं का समावेश होता है। और इसकी जुलू भाषा जो है उसका एक उदाहरण देखें तो आधा, ना और ता, अंतु, उंतु। इस शब्द का अर्थ है मनुष्य। उंतु, उंतु नहीं कह सकते हैं। आधा, ना और ता, नुतु, नुतु। तो नुतु शब्द का अर्थ है मनुष्य। और उमु और अव ये क्रमशः एक और बहुवचन के वाचक हैं। यानी उमु का अर्थ होता है एक और अव का अर्थ होता है बहुवचन। अब अगर आप कहते हैं कि उमुंतु, तो इसका अर्थ होगा कि एक आदमी, क्योंकि उंतु ये मनुष्य का वाचक है, आदमी का वाचक है। तो अगर आप कहते हैं कि उमुंतु, उमुंतु, तो इसका अर्थ होगा एक आदमी। और आप कहते हैं कि अवंतु, तो इसका अर्थ होगा कि अनेक पुरुष, अनेक आदमी। मनुष्य का वाचक है तो अनेक मनुष्य इसका अर्थ होगा। तो इसमें जो प्रकृति है नुतु, उसके आगे उमु लगा तो उमुंतु बना, आगे अव लगा तो अवंतु बना। तो ये पूर्व में जो प्रत्यय लग रहे हैं वो कहां लग रहे हैं, पूर्व में लग रहे हैं। जैसे हमारे यहां क्या होता है कि हम कहते हैं कि घोड़ा और फिर हम कहते हैं घोड़े। तो ये जो भी प्रत्यय लगते हैं वो कहां लगते हैं, रामः एक वचन है और रामाः बहुवचन है, तो ये प्रत्यय बाद में लगते हैं। जो भी रामसु होता है या रामनस होता है या रामजस होता है, जो कुछ भी होता है वो बाद में होता है, यहाँ प्रत्यय आगे लगता है, इसलिए इसको प्रीफिक्स कहा जाता है। और ये पूर्व योगात्मक भाषा का एक उदाहरण हमने आपको दिया। मध्य प्रत्यय योगात्मक भाषाएं, इनफिक्स का उदाहरण अगर हम देखें तो जो मुंडा भाषा परिवार की बात करें, इसकी संथाली भाषा है और इसके कुछ उदाहरण हैं। मंझी, एक बिहार के मुख्यमंत्री थे, बीच में कुछ समय के लिए बने थे, माझी हुआ करता था उनके नाम में, माझी सरनेम थी है। तो मंझी का अर्थ होता है मुखिया, मंझी का अर्थ होता है मुखिया। अब मंझी के बीच में अगर आप पा जोड़ते हैं, मपंछी अगर आप कहते हैं तो अनेक मुखिया अर्थ हो जाता है। अगर आप क्या कहते हैं, मपंझी बोलते हैं तो अनेक मुखिया इसका अर्थ हो जाएगा। अब देखिए, एक का अनेक करने के लिए पा मंझी, मन और जी के बीच में जुड़ गया और मंझी की जगह मपंजी हो गया, तो अनेक मुखिया अर्थ हो गया। देखिए, दल का अर्थ होता है मारना और द बीच में आधा पा जोड़ दिया, दप नहीं, बीच में पा जोड़ दिया तो दपल का अर्थ होता है परस्पर मारना, एक दूसरे को मारना। इसी प्रकार से मलाया भाषा परिवार की टगलाग भाषा जो है वो भी इसी प्रकार से क्या कहेंगे, मध्य प्रत्यय प्रधान इनफिक्स प्रकार की भाषा है। चलिए अब पर प्रत्यय प्रधान सफिक्स के कुछ उदाहरण देखते हैं।
इन भाषाओं में यूराल, अल्ताई और द्रविड़ भाषा परिवार आते हैं। अल्ताई परिवार की तुर्की भाषा का हमने अतलर शब्द देखा था अभी। इसमें देखिए बाद में बहुवचनांत प्रत्यय लर लगा। अगर इसको हम ई मिला दें तो अतलरी शब्द बन जाएगा, तो घोड़ों को हो जाएगा। अतलर यानी घोड़ों या घोड़े, और अतलरी अगर हम कर देते हैं तो घोड़ों को। ये एक इसका उदाहरण है। और पूर्वांत युगात्मक जो भाषाएं हैं, पूर्व और अंत दोनों में जब प्रत्यय लगते हैं, इस प्रकार की भाषा। तो न्यू गिनी द्वीप की मफोर भाषा है। इसका एक उदाहरण देते हैं। नफ, आधा मा न और फ, इसका अर्थ होता है सुनना। आगे जा और बाद में ऊ लग जाए, जमनफू, जमनफू, तो मैं सुनता हूं तुम्हें। तो ऊ का अर्थ हो गया तुम्हें, और मैं सुनता हूं तुम्हें, ये पूरा वाक्य बन जाएगा जमनफू। जैसे हम जिगिमिशति का उदाहरण देखा था, उसी प्रकार का ये शब्द बन जाता है। तो पूर्व में प्रत्यय लग जाएं और अंत में प्रत्यय लग जाएं, तो इस प्रकार की भाषा भी पाई जाती है। अब चलिए हम जो प्रश्लिष्ट हैं या विभक्ति प्रधान भाषाएं हैं, इनकी चर्चा जब करेंगे, तो चूंकि अभी हम बात कर रहे थे जो अश्लिष्ट थी उनकी बात कर रहे थे, अब हम प्रश्लिष्ट की जब बात करेंगे तो इसमें हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन और अरबी, इन भाषाओं का समावेश होता है। इसमें दो प्रकार की विभक्तियां होती हैं, एक अंतर्मुखी होती है, एक बहिर्मुखी होती है। अंतर्मुखी विभक्ति प्रधान भाषाओं में सेनेटिक परिवार की भाषाओं का समावेश होता है। हेनेटिक परिवार भी है, इसका भी समावेश होता है। इसमें हम कुछ अरबी भाषा के उदाहरण देखें तो हमें इसका अंदाज मिल जाएगा। किसका उदाहरण हम देख रहे हैं? अंतर्मुखी विभक्ति, यानी इसमें जो प्रत्यय लगेगा वो उसके अंदर ही इस प्रकार से समाविष्ट होगा कि आपको अलग से उसको, जैसे प्रकृति या जिसको हम धातु बोलते हैं, वह कतल, कत्ल, कत्ल है। तो कत्ल ये क्या है? धातु है। और इससे कत्ल शब्द जब बना तो उसका अर्थ हुआ खून। और इसी में अंदर अंदर कातिल बना तो उसका अर्थ हुआ मारने वाला। और इसी में से कित्ल शब्द बना, कित्ल, तो उसका अर्थ हुआ शत्रु। और इसी में से यक्तुल अगर बन गया तो मारता है। देखिए, कत्ल यानी खून, कातिल यानी मारने वाला, कित्ल यानी शत्रु, और यक्तुल यानी मारता है। मूल में धातु क्या है? कत्ल। का भी आधा है, ता भी आधा है, ला भी आधा है। उच्चारण करना कठिन है मेरे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ स्वभाव किस प्रकार का होता है कि एक स्वर तो चाहिए, भले 3 व्यंजन के बाद आए, 4 के बाद आए, लेकिन एक स्वर तो चाहिए, तो वो उच्चारण करवाता है। चलिए, ऐसे ही एक बहुत प्रचलित शब्द है जिससे आप, वैसे तो ये कत्ल शब्द भी प्रचलित है, इसके कातिल और कत्ल इन दो शब्दों से तो आप परिचित हैं ही हैं। कित्ल का अर्थ शत्रु है, यक्तुल का अर्थ मारना है, ये शायद आपको न मालूम हो। लेकिन एक शब्द है कतब, प्रकृति है कतब, और इसमें से किताब बनता है, कतब से किताब बनता है। तो आपको मालूम है कि इसका अर्थ है पुस्तक। कातिब बनता है, कातिब, तो इसका अर्थ होता है लिखने वाला। और अगर कुतुब होता है तो इसका अर्थ होता है पुस्तकें। और अगर कुतुबा बनता है तो इसका अर्थ होता है लेख।
तो किताब यानी पुस्तक, कुतुब यानी पुस्तकें, कातिब यानी लिखने वाला, और कुतबा यानी लेख। तो ये अंतर्मुखी जो प्रत्यय होते हैं कि जिनको आप अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं, ये उसके उदाहरण थे। अब बहिर्मुखी जो हैं, इनके उदाहरण में भारोपीय परिवार की संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आदि भाषाओं का समावेश होता है। और इससे हम अच्छी तरीके से परिचित हैं, क्योंकि भवती में जो ती प्रत्यय लगा वो अलग से भू में उसने चेंज किया, इसलिए वो प्रश्लिष्ट है, लेकिन ती प्रत्यय अलग दिखाई देता है। ती तह अंति जो हम पढ़ते हैं ना कि तिप तस जी, तो वो अलग अलग प्रत्यय दिखाई देते हैं। रामा, रामम, तो इन सब में ये चीज हम देख सकते हैं। तो ये प्रत्यय बहिर्प्रत्यय कहे जाते हैं, क्योंकि वो बाहर स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब इसमें दो प्रकार की भाषाएं पाई जाती हैं, एक संयोगात्मक और एक वियोगात्मक। अब जो संयोगात्मक हैं वो थोड़ी, उसके भी दो प्रकार हो जाएंगे। प्रश्लिष्ट संयोगात्मक यानी जिसमें बहुत ज्यादा सामासिक प्रक्रिया होगी, और एक आंशिक प्रश्लिष्ट। तो पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट, इस प्रकार से इसके दो प्रकार हो जाएंगे। तो संयोगात्मक में संस्कृत आती है और वियोगात्मक में हिंदी आती है। इसके जो दो भेद हम कर रहे हैं, किसके हम भेद कर रहे हैं? बहिर्मुखी विभक्ति जिसमें होती है, हम इसके भेद कर रहे हैं। और बहिर्मुखी विभक्ति प्रधान जो भाषाएं होती हैं, उसमें संयोगात्मक में संस्कृत और वियोगात्मक में हिंदी। लेकिन जो संयोगात्मक हैं उसके भी दो प्रकार हो जाते हैं, एक प्रश्लिष्ट समास होता है और एक अश्लिष्ट समास होता है, यानी पूर्ण प्रश्लिष्ट और एक आंशिक प्रश्लिष्ट, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इन भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय जुड़े रहते हैं। अब ये तो समास जो प्रकृष्ट भाषाएं हैं। अब इसमें जो पूर्ण प्रकृष्ट होती हैं, मतलब अच्छी तरीके से बिल्कुल प्रश्लिष्ट हो जाती हैं, इसमें ग्रीनलैंड, दक्षिणी अमेरिका की भाषाएं हैं। संस्कृत का इसमें समावेश नहीं करते हैं। जो आंशिक प्रश्लिष्ट हैं उसमें संस्कृत का समावेश होता है। देखिए इसका कारण क्या है कि संस्कृत में समास होने के बाद भी आपको शब्द, प्रकृति और प्रत्यय जो कुछ भी है, क्योंकि पदों के बीच में समास होता है, शब्दों में तो समास होता नहीं है, दोनों पदों का अपना अपना अर्थ आपको मालूम रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि दक्षिण अमेरिकी भाषा जो पूर्ण प्रश्लिष्ट भाषाएं हैं, उनमें इन चीजों को समझना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे एक शब्द है ना तेन, ना दीर्घ है और तेन, ना तेन एक साथ है, इसका अर्थ होता है लाओ। फिर है कि आमोखल, आमोखल का अर्थ होता है नाव। निन का अर्थ होता है हमें, लाओ नाव हमें। नातेन आमुखल निन यानी लाओ नाव हमें, ये हुआ। अब वहां पे जब इसको इकट्ठा किया जाएगा ना, तो एक शब्द बन जाता है नाधोलिनिन। नातेन आमुखल निन, इसको आप इकट्ठा करें, अगर आपको लिख के देखना तो लिखिए नातेन, ना तेन, फिर है आमोखल और फिर है निन। अब ये नाधोलिनिन कैसे इसमें से बन गया, ये जानना बड़ा कठिन काम है कि नाधोलिनिन कैसे हो गया। इसका अर्थ वही हुआ कि लाओ नाव हमें। तो जब इस प्रकार से समासित प्रश्लिष्ट भाषाएं होती हैं, तो उसमें फिर हमें ये जानना कठिन होता है कि जैसे हमने कहा था कि नातेन ये क्रियापद है लाओ, आमुखल ये कर्म है नाव, और निन ये करता है कि हमें नाव लाओ हैं। अब नादो लिनिन हो जाए तो भैया ना तो यहाँ कर्ता पता है, ना क्रियापद पता है, ना यहाँ कर्म पता है, कुछ पता नहीं रहता है। इसलिए बड़ी परेशानी हो जाती है। आंशिक प्रश्लिष्ट में जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें संस्कृत का समावेश तो है, लेकिन वास्क भाषा का एक उदाहरण देखिए, हरकात
मैं तुझे ले जाता हूं, नरकासु तू मुझे ले जाता है। हरकात और नरकासु, तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। हरकात आगे हा लगा पीछे ता लगा, आगे ना लगा पीछे सु लगा। तो हरकात मैं तुझे ले जाता हूँ, नरकासु तू मुझे ले जाता है। लेकिन समस्या यह है कि क्रियापद क्या है, कर्ता क्या है, और किसका अर्थ मैं है किसका अर्थ तू है, जब इकट्ठा हो गया तो कुछ पता नहीं चलता है। ये एक समस्या इनमें रहती है। तो चलिए आज हम आकृति मूलक वर्गीकरण हमने देखा, इसकी कुछ समीक्षा कर लेते हैं। देखिए, वैज्ञानिक लोग इस वर्गीकरण को करने के बाद बड़े प्रसन्न हुए थे कि साहब हमने एक बहुत बड़ा कार्य किया है। लेकिन कोई भी कार्य जो है कभी संपूर्ण नहीं होता है। हम यहाँ पे भी भाषा विज्ञान के संदर्भ में भी ये कह सकते हैं कि अभी ये लोग जो है मतलब जैसे संस्कृत का व्याकरण है, जैसे संस्कृत का काव्य शास्त्र है, जैसे संस्कृत के अन्य ग्रंथ हैं जिन पे व्याकरण के ऊपर तो महाभाष्य और कारिकावली और क्या क्या लिखा गया है। सोचिए तो सही, कितनी छोटी छोटी चीज़ों की कितनी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो अगर उस लिहाज से हम देखें तो अभी शायद हम बहुत पीछे हैं इस मामले में, ऐसा लगता है। तो आकृति मूलक वर्गीकरण करने के बाद विद्वानों को ये लगा कि भाई काम तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन फिर बाद में जब चर्चा शुरू हुई तो फिर पता चला कि इसकी तो बहुत सारी समस्याएं हैं। और इसके बाद एक नया वर्गीकरण जिसको हम कहते हैं कि पारिवारिक वर्गीकरण, या जिसको हम ऐतिहासिक वर्गीकरण कहते हैं, इस वर्गीकरण की जरूरत महसूस हुई और उसको किया गया। क्योंकि जब आकृति मूलक वर्गीकरण में श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट और अश्लिष्ट इन सब की चर्चा हुई, तो जैसा कि मैंने संस्कृत से आपको उदाहरण दिए थे कि जिगिमिषति प्रश्लिष्ट का उदाहरण हो जाता है और भवति ये श्लिष्ट का उदाहरण है। और हमने जैसे विनम्रता देखा या घनत्व देखा, ये अश्लिष्ट का उदाहरण है। तो एक ही भाषा कि कुछ शब्द जो हैं वो श्लिष्ट हो सकते हैं, कुछ अश्लिष्ट हो सकते हैं, कुछ प्रश्लिष्ट हो सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ योगात्मक हो सकते हैं, अयोगात्मक तो नहीं कह सकते। तो दो ही प्रकार योगात्मक और अयोगात्मक आप करके रह जाए, ऐसी स्थिति यहाँ खड़ी हुई। तो इसकी जो समस्याएं थी, इनको समझने के बाद एक नया वर्गीकरण आकृति मूलक के बाद ऐतिहासिक, या जिसको हम पारिवारिक वर्गीकरण भी कहते हैं, जिसमें भारोपीय भाषा परिवार, ट्यूटानिक भाषा परिवार, इनकी सबकी चर्चा, तो आज का समय तो हो गया है। इन सब की चर्चा फिर हम कल करेंगे। धन्यवाद मित्रों। भाषा विज्ञान में हमने आकृति मूलक वर्गीकरण देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमें इनमें और क्या सुधार करना है उसका हमें ख्याल आए। वैसे इनमें ज़्यादा संभावनाएं नहीं रहती हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन जो वर्ग चलते हैं उसी की रिकॉर्डिंग होती है और वही आपको सुनाई जाती है, इसलिए इतनी स्पष्टता भी संभवतः ना मिले, या जब कोई प्रश्न पूछता है तो कुछ गैप भी आपको बीच में मिलता होगा। लेकिन जो है आपके लिए उपयोगी है, इसलिए इसको आप तक पहुंचाता हूँ।